Assalamu alaikum everyone. This is Munasul Islam from Sky Classes, Rajbagh and Parepura बेटा. तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, ORCC का बैच जो हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th के लिए, वी आर स्टार्टिंग, yesterday we were discussing बेटा द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट बेटा लेक्चर की ड्यूरेशन के हिसाब से बेटा आई कुड नॉट कंप्लीट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द जेके बोर्ड एंड सीबीएसई एग्जाम्स. ठीक है, तो आज बेटा आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट सवालात थे जो पेंडिंग रह गए कल में. आज बेटा इंशाल्लाह कोशिश करते हैं. बाहर से देखो बेटा कितनी सर्दी है, यहां इस पूरे स्टूडियो में बहुत सर्दी है. सिर्फ मंसूर साहब आए हैं, आपके लिए सेटअप अरेंज किया और मैं आपके लिए क्लास डिलीवर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो आपके लिए एक टिप है बेटा इस विंटर को ओवरकम करने के लिए, दैट इज यू शुड सिट ऑन हमाम. ठीक, सिट इन हमाम रादर. अलॉन्ग विद दैट बेटा ट्राई टू हैव सम कीमा अलॉन्ग विद सम बंस. ठीक है, चलते हैं बेटा आज के लेक्चर की ओर. तो कल का लेक्चर बेटा जो हमारा हुआ था वो हुआ था यहां तक, जहां पर हमने एक चार्ट बनाया और हमने बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्कस किए, जहां पर हमने एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस की दैट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज इक्वल टू 3n माइनस r, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड r इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. तो फिर मैंने एक चार्ट आपके सामने पेश किया और ऐसा ही चार्ट बेटा आप एग्जाम में भी बनाएंगे अगर पूछेंगे. ठीक है, तो इसके बाद बेटा फिर मैंने कुछ बोला था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कुछ एनर्जी जुड़ी होती है जिसको कहते हैं हाफ ऑफ kT. अब ये होता क्या है वो आगे आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं. ठीक है बेटा, तो आज का जो इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के बरक्स है बेटा, दैट इज द इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी. सर ये इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है और एग्जाम में किस तरह से पूछ सकते हैं वो हमें बताइए. देखिए बेटा, जब भी एक सिस्टम बेटा किसी इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में समझो, जब एक सिस्टम बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो यह देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, चलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, घूमने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वाइब्रेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बेटा एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है स्वचा सांगुब्रह्मण्य हाफ ऑफ kT, 1/2 टाइम्स k इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बेटा शायद आपको याद हो, इसका वैल्यू होता है शाबाश 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. ठीक है जिगर, हाफ ऑफ kT एक मॉलिक्यूल के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो टोटल एनर्जी होती है बेटा सो हाफ ऑफ kT. लेकिन अगर एक मोल की बात करें, और एक मोल में बेटा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके पास बेटा जो एनर्जी होती है सो हाफ ऑफ RT. ठीक छा, ठीक छा, समझ आ गया कि नहीं, क्लियर छा कि ना. हाफ ऑफ kT फॉर वन मॉलिक्यूल, हाफ ऑफ RT फॉर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक छा जिगर में होन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी जुड़ी होती है. ठीक है बेटा, और k जो है मैंने अभी कहा ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है. T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन हमने असल में बात की थी बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोटेंशियल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता. क्यों नहीं देता? क्योंकि इंट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं. तो जो ये एनर्जी होती है मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. समझ गए कि नहीं? तो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन की बात करें, ऑब्वियस सी बात है बेटा ट्रांसलेशन के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एक मॉलिक्यूल के साथ होगी वो होगी हाफ ऑफ kT, और एक मोल के साथ जो होगी वो होगी हाफ ऑफ RT. इधर पर जिगर अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन भी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेटा एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाफ ऑफ kT या होती है हाफ ऑफ RT. R पता है ना, ये इतना नहीं बोलना कि ये नहीं पता. चलो R का वैल्यू भी लिख देते हैं. R का वैल्यू क्या है? शाबाश 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक छा, गैस कांस्टेंट जिसको आप कहते हो. ठीक है बेटा, लेकिन वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ ये सच है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी जुड़ा होता है वो होता है हाफ ऑफ kT या होता है हाफ ऑफ RT. ठीक, लेकिन बेटा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ कितना एनर्जी जुड़ा है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये कह सकते हो इट इज हाफ ऑफ kT, कहोगे ना. लेकिन बेटा याद रखोगे ये सच नहीं है. ताछु वजह इज अगर से पचुम लेक्चर असल पढ़ अशद वुचमुत गोबर म्योन, उसमें मैंने कहा था कि जब एक वाइब्रेशन की बात होती है, दो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो दरअसल दो मॉलिक्यूल्स
2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस्तेमाल करते हैं छा करान किन्ना येम ते करना पनुन ट्रांसलेटरी इस्तेमाल येम ते करना पनुन ट्रांसलेटरी इस्तेमाल करना किन्ना सो इफेक्टिवली 2 मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल नहीं होता, वाइब्रेशन में 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। और हां, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना है पर मॉलिक्यूल 1/2 kT है कि नहीं। लेकिन यहां पर कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तब जाकर एक वाइब्रेशन बनता है। देयरफॉर जो एक्सप्रेशन होगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू kT। रीजन इज एक्चुअली इट इज हाफ ऑफ kT, मगर बेटा 2 एटम्स के साथ जुड़ी है, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, इट विल बी kT। एक मोल के साथ जब होगा तो RT होगा। समझ गए कि नहीं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपके सामने पेश किया है। एज रिगार्ड टू द वाइब्रेशनल मोशन, 2 atoms oscillate against each other. Chakaran kinna. Therefore, both potential and kinetic energy of the vibration involves 2 degrees of freedom. Kitni degrees of freedom? 2 degrees of freedom. So that the vibrational molecule is associated with energy equivalent to beta, energy equivalent to oh sorry, something has happened. चलो अगले पेज पे देखते हैं। It is equal to beta half of, शाबाश, half of beta kT जो होता है, लेकिन चूंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बेटा kT। समझ गए कि नहीं? इना डाउट था वक्त क्लियर छा? तो अगर वो चार्ट की बात करें बेटा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, लीनियर और ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर, ठीक है बेटा। तो आपने बेटा ऑलरेडी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पिछले क्लास में मेरे पास देखा कि नहीं? तो अगर मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूं, मोनो एटॉमिक के पास 3 ट्रांसलेशनल थी, डाई एटॉमिक के पास टोटल में बेटा शाबाश 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, ट्राई एटॉमिक लीनियर के पास बेटा टोटल में शाबाश 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 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, और नॉन लीनियर के पास बेटा 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी। ऐसा कितना था कि नहीं? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी एसोसिएटेड कितनी है, एनर्जी एसोसिएटेड, तो एनर्जी जो एसोसिएटेड है बेटा वो देख लो, काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो क्या है? यहां पर 3 के 3 क्या थी? ट्रांसलेशनल। तेले असना 3 times 1/2 kT होगा कि नहीं? और RT सो क्या बनते 3/2 kT, या बनेगा 3/2 RT होगा कि नहीं? या ऐसे एकस मॉलिक्यूलस खतर, ये क्या ऐसे एकस मोलस खतर? क्लियर छा? समझ छा तरह? एम पछु जिगर में ब्याक, इफ यू टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, लेकिन तुझे कसम है, तुझे इस चीज का कसम है, मुझे बता इसमें 3 है ना ट्रांसलेशनल, 2 है ना रोटेशनल। तो लेकिन ट्रांसलेशन हो या रोटेशन हो, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kT। तो इफेक्टिवली बेटा सही ना, इधर 5 times 1/2 kT, वो कितना आएगा? शाबाश, या आएगा 5/2 times kT, या आएगा 5/2 times बेटा RT। पाई छे ये मोल खतर, ये को मॉलिक्यूल खतर, ठीक छा? एम पत अगर जब सवाल करे ट्राई एटॉमिक लीनियर के मसला क्या है, तो तुम्हें पता है दरअसल यहां पर यह था 3, 2 और 2, याद हुआ? 3 थी ट्रांसलेशनल, 2 थी रोटेशनल और 2 थी बेटा वाइब्रेशनल। ऐसा कितना? तो इफेक्टिवली अगर मैं तुमसे यहां पर सवाल करूं कि टोटल एनर्जी कितनी है, तुम क्या बोलोगे? तुम नहीं करना 7 into 1/2 kT, नहीं, दरअसल इट विल बी 5 into 1/2 kT, जो होगा 5/2 kT। और बेटा जो ये 2 है वाइब्रेशनल, ताछना आसा अलग kT, वाइब्रेशन के पास जो एनर्जी है वो क्या है? अलग से kT। तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई अलग कर दो, तो दैट विल बी बेटा 5/2 kT प्लस 2 times kT। इफेक्टिवली बेटा एलसीएम यहां पर अगर हम 2 निकालें तो ये बनेगा 4 + 5 विल बी 9/2 kT। क्लियर छा? समझ तो रहा किन्ना? इना गलत कर, इना से लेखक 7/2 kT, तथा गसी आंसर गलत, तथा छु इतनी वजह दैट हम वाइब्रेशन को फिर गलत ले रहे हैं। वाइब्रेशन को, एक वाइब्रेशन को kT लेना है, ठीक है? और बेटा अगर नॉन लीनियर की बात की जाए, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, इफेक्टिवली 6, और सबका 1/2 kT, इफेक्टिवली इट विल बी 6 into 1/2 kT, विच विल बी इक्वल टू 3 kT। समझ तो रहा किन्ना? क्लियर छा?
समझ आ गया, डाउट नहीं रखो, चार्ट आराम से बनाओ और ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। समझ गए ना? ये आसान एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसमें वाइब्रेशन भी है, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, और इसमें शाबाश सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन है। क्लियर? एक लास्ट का सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है बेटा। दे आस्क यू रिगार्डिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है? सो क्या होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? तो बेटा एक ऑब्जर्वेशन देखी गई बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इनने देखा कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स per unit volume versus their kinetic energy, versus their क्या kinetic energy at a particular temperature। temperature क्या थाउन? constant। temperature क्या थाउन? constant। तो इन्होंने देखा बेटा कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, देख लीजिए। ठीक छा गोबर, ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखें, ये ग्राफ हमें कह रहा है बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। पहला पॉइंट, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जीज, है कि नहीं? दूसरी चीज क्या, पहला पॉइंट क्या लिखा? लो मॉलिक्यूल्स या लेस मॉलिक्यूल्स, हम कहेंगे लेस मॉलिक्यूल्स हैव, शाबाश, लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक छा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? दूसरी चीज बेटा, अगर हम हाई काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तिम ना यम, मगर तुम वुचू तिम ति क्या, उनका नंबर भी बेटा बहुत कम है। सो वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, बहुत कम मॉलिक्यूल जो है हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक क्लास में होता है, टॉपर्स बहुत ही कम होते हैं, फेलियर्स या 60% 50% वाले बच्चे वो भी क्या होते हैं? कम। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, एक के मोस्ट नंबर ऑफ तिम कम जिनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। समझ रहे हो? ये सो काइनेटिक एनर्जी यस मोस्टली लबक, ये सो परसेंटेज यस मोस्टली आसान छे बचन क्लासस मंस, यस ये आसान छे गोबुर, तथ छ वनान मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। ये वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर छा? तो बेटा याद रखोगे, एक ऐसी एनर्जी भी होती है जिसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबके पास नहीं होती, वो भी कुछ लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ही होती है। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी एनर्जी है जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन वो कम के पास है, तो ये जो होती है बेटा, ये होती है रूट मीन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। रूट मीन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो होती है बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के पास। लो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, कम एनर्जी, मगर वो भी होती है कम लोगों के पास। मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम के पास होती है, एवरेज थोड़ा सा कम के पास होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा हर कोई काइनेटिक एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड करती है आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को, एक पर्टिकुलर स्पीड को। तो जिसके लिए बेटा मैं नाम दे रहा हूं, जो आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी छना आसान किसी वेलोसिटी की वजह से, तो जो ये वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, वो वेलोसिटी होती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी छ आसान सो वेलोसिटी यस मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल निश आसान, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है बेटा? तो याद रखोगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8RT by pi m. This is for 1 mole of gas molecules at a particular temperature जिसका मास क्या है? कैपिटल M। समझ गए?
इसके बाद अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो बेटा ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर होगी, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे होगी। उस स्पीड को बेटा एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की जो एक्सप्रेशन हमारे पास है बेटा, सोचा आसान, स्क्वायर रूट 2RT बाय कैपिटल एम। समझ गए कि नहीं? क्लियर छा किन्ना? लेकिन बेटा जो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी एनर्जी भी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू जो है, RMS वैल्यू जो है, वो होता है बेटा स्क्वायर रूट 3RT अपॉन एम। तो ये 3 वेलोसिटीज बेटा आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज याद रखना पड़ेगा, वो ये कि अगर हम रैम की बात करें, रैम का मतलब रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, तो सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर होती है, उससे कम एवरेज होती है और सबसे कम बेटा मोस्ट प्रोबेबल होती है। ठीक है, तो आपसे सवाल किया जाता है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर टू एवरेज टू मोस्ट प्रोबेबल इज, तो इन 3 का रेशियो लेना है। तो रेशियो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? शाबाश, स्क्वायर रूट 3RT बाय एम इज टू स्क्वायर रूट 8RT बाय पाई एम इज टू स्क्वायर रूट 2RT बाय एम। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट गया, शाबाश। और यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, अगर मैं वैल्यूज देखूं, RT चला गया, RT के साथ RT, M और M भी चला गया, तो यहां पर आएगा स्क्वायर रूट 3 इज टू स्क्वायर रूट 8 बाय पाई इज टू स्क्वायर रूट बेटा 2। So this is the ratio of the 3 velocities, जिनमें सबसे ज्यादा होती है कौन? RMS, उससे कम एवरेज और सबसे कम बेटा मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर छा? समझ तो रहा किन्ना? ठीक छा? लेकिन बेटा याद रखोगे, अगर हम अब गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? गैस का टेम्परेचर बेटा हम इंक्रीज करेंगे, तो क्या होता है? जो एक ग्राफ बेटा मैंने आपके सामने पेश किया था एट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये टेम्परेचर बेटा T1 पे था, तो हमने ये देखा ये ग्राफ नीचे उतर जाता है और शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो नया ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा बेटा वो कुछ अलग होता है, वो कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है। देख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी है वो अब कम हो जाते हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा जो जिनकी एनर्जी बढ़ रही है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये टेम्परेचर T2 है, ये जो हाई टेम्परेचर T2 इज मोर देन T1। अब आप देखिए हुआ क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ गई। देयरफॉर जो मॉलिक्यूल जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी थी वो अब कम हो गए, वो अब इतने ही है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जिन मॉलिक्यूल्स के पास आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, मोस्ट प्रोबेबल 1 था, ये पहले टेम्परेचर, वो अब कम हो गए हैं इस टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि अब नई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी किसी और टेम्परेचर पर, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक छा? और हम ये देख रहे हैं आरएमएस वेलोसिटीज जिन मॉलिक्यूल्स के पास थी वो अब बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास अब हाई एनर्जी है, हाई वेलोसिटी है। लो वेलोसिटी छनवा आसान किया, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स पकाम ब्रोंट इम हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करान, ठीक छा? लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये होगा कम, क्योंकि ये दरअसल मोस्ट प्रोबेबल होती है, लीस्ट होती है। ये आगे शिफ्ट हो गया नया टेम्परेचर पे और यहां पर नया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा। ये पिछले वाले टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है जिसकी वजह से हमारा रूट मीन स्क्वायर होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इस वाले केस में दो येलो वाला ग्राफ जो है बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक। दूसरी चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ गया, समझ गए? इसलिए ग्राफ जो है फ्लैट हो जाता है, आगे बढ़ता है, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट। लेकिन एक बात याद रखोगे, अगर हम व्हाइट वाले ग्राफ के अंडर एरिया देखें, अगर हम येलो वाले ग्राफ के अंडर एरिया देखें, तो एरिया बेटा दोनों ग्राफ्स का सेम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो इन ग्राफ्स के बीच होता है बेटा वो हमें देता है दरअसल, शाबाश, इट गिव्स यू एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा आपको अच्छे से पता है दोनों केसेस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर छा? समझ तो रहा किन्ना? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल, दिस इज द मैक्सवेल
distribution curve for the kinetic energies. ठीक छा, समझ तो रहा किन्ना? तो ये पिछला जो है रेशो अच्छे से देख लेना. मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना कि मैंने ये कैंसिल किया, इट कैंसिल नहीं है. हमें कंपैरिजन में आर टी का स्क्वायर रूट, आर टी का स्क्वायर रूट, आर टी का स्क्वायर रूट, एम और एम इनका स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल करना है. सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन थ्री वेलोसिटीज. कुछ रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, द मोस्ट प्रोबेबल. थैंक यू सो मच. दैट इज ऑल फॉर काइनेटिक एनर्जी. नाउ इंशाल्लाह आप देखते हैं अगले लेक्चर में हम कौन सा यूनिट डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.